तीनों होटल में मज़े कर रहे थे जब घड़ी में 12 बजा और हारुका ने हीना को एक अंगूठी दी। फिर हीना ने बताया कि उसे ये बोझ उठाने के लिए चुना गया है। बारिश रोकने की ताकत उसी के पास है, लेकिन अगर वह इसका इस्तेमाल करती है तो मौसम साफ हो जाएगा, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुरू में हारुका ने इसे मजाक समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी हीना ने अपनी जैकेट उतारी और हारुका को अपना शरीर दिखाया, जो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था। यह देखकर हारुका हैरान और भावुक हो गया। उसने हीना को कसकर गले लगा लिया और कहा कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। जब हीना ने आंखें खोली तो उसने खुद को आसमान के बादलों के बीच तैरता पाया, लेकिन जब हारुका जागा तो हीना वहाँ नहीं थी। उसका बिस्तर बिल्कुल खाली था। तभी पुलिस कमरे में आ गई और हारुका को गिरफ्तार कर लिया। अब तक बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो गया था। थाने में हारुका ने उनसे छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किसी तरह वह भाग निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात नात्सुमी से हुई, जिसने उसे हीना तक पहुंचने में मदद की। वह भागते भागते उस इमारत तक पहुंचा जहां से हीना को अपनी ताकत मिली थी। वहीं सुगा भी आ गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हारुका पीछे नहीं हटा। पुलिस ने उसे घेर लिया। वो रोने लगा और उनसे विनती करने लगा कि उसे हीना के पास जाने दो। आखिरकार सुगा ने हारुका को भागने में मदद की। जैसे ही हारुका आगे बढ़ा, पुलिस ने फिर रोकने की कोशिश की। तभी नागी आया और उसने हारुका को भागने में मदद की। जैसे ही वो गुजरा, उसने खुद को बादलों के ऊपर पाया। वहाँ पानी से बनी अनगिनत मछलियाँ हीना के चारों ओर तैर रही थीं। हारुका ने उसे पुकारा। हीना ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हारुका ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को थामे हुए वापस ज़मीन पर गिर पड़े। ऐसा होते ही हीना अब बादलों से बंधी नहीं रही और फिर से अनंत बारिश शुरू हो गई। जल्द ही टोक्यो पूरी तरह डूब गया। दृश्य बदला। पुलिस ने हारुका को उसके गांव वापस भेज दिया। सज़ा के तौर पर उसे ग्रेजुएशन तक टोक्यो आने की इजाज़त नहीं दी गई। सालों बाद जब हारुका की पढ़ाई पूरी हुई